स्टार्टअप का मतलब सिर्फ एक नई कंपनी खोलना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा मिशन शुरू करना होता है जिसमें आप दुनिया में कोई नया बदलाव, नया उत्पाद या नया समाधान लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस बदलाव की यात्रा हमेशा अनिश्चित, चुनौतीपूर्ण और जोखिमों से भरी होती है। और कोई भी बिजनेस चाहे कितना भी समझदार क्यों न हो, शुरुआत में ये नहीं जानता कि ग्राहक आखिर क्या चाहता है, उसे किस चीज की जरूरत है और वो किस चीज के लिए पैसे देने को तैयार है। और यही जगह है जहां द लीन स्टार्टअप मॉडल आता है, जिसे एरिक रीज ने अपने अनुभवों, असफलताओं और स्टार्टअप दुनिया में देखे गए पैटर्न से विकसित किया। इस किताब का मूल संदेश है कि स्टार्टअप में सफलता की कुंजी सही आइडिया में नहीं, बल्कि तेज सीखने में है। यानी आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप तेजी से यह समझें कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे वह एक छोटा खुद का बिजनेस हो, डिजिटल ब्रांड हो, ई कॉमर्स स्टोर हो, SaaS प्रोडक्ट हो, ऐप डेवलपमेंट हो या फिर कोई सोशल मीडिया आधारित स्टार्टअप। लीन स्टार्टअप का फ्रेमवर्क हर जगह लागू होता है। एरिक रीस समझाता है कि ज्यादातर स्टार्टअप इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि आइडिया खराब होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि फाउंडर यह मान लेते हैं कि उन्हें पहले से पता है कि ग्राहक क्या चाहता है, और इसी भ्रम में वे सालों तक टाइम, पैसा और मेहनत बर्बाद कर देते हैं, जबकि उन्हें शुरू से ही इनसाइट, डेटा और कस्टमर फीडबैक के आधार पर काम करना चाहिए था। इस किताब का सबसे पहला कोर आइडिया है बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल। यानी पहले एक छोटा वर्जन बनाओ, फिर उसे ग्राहक तक ले जाओ, उनके व्यवहार, प्रतिक्रिया और उपयोग का डेटा मापो, और फिर यह सीखो कि असल में क्या सुधार करने की जरूरत है। यह वही चीज है जिसे वो वैलिडेटेड लर्निंग कहता है, यानी वो सीखना जो वास्तविक उपयोग और अनुभव पर आधारित हो, न कि कल्पना, अनुमान या उम्मीद पर। कई कंपनियां सालों तक प्लानिंग में फंसी रहती हैं, मार्केट रिसर्च में पैसा लगाती हैं, बड़ी बड़ी टीम्स हायर कर लेती हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो ग्राहक वही नहीं होता जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उदाहरण के लिए कोडैक और नोकिया जैसी कंपनियां मार्केट बदलते हुए देखती रही, लेकिन उनका फोकस पुराने बिजनेस मॉडल पर अटका रहा और इसलिए वे हार गईं। दूसरी ओर फेसबुक, एयरबीएनबी, उबर और यहां तक कि भारत की जोमैटो और पेटीएम जैसी कंपनियां शुरू में बहुत छोटी, सरल और अधूरी थी, पर उन्होंने लगातार कस्टमर के व्यवहार को देखकर खुद को अपडेट किया। एयरबीएनबी ने शुरुआत में सिर्फ एक साधारण वेबसाइट बनाई थी जो कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को अपने घर में एयर मैट्रेस पर रुकने देती थी। यह आइडिया देखने में पागलपन जैसा लग सकता था, लेकिन उन्होंने देखा कि क्या लोग पैसे देकर किसी के घर में ठहरने को तैयार हैं, और मिला डेटा हाँ कह रहा था, तो उन्होंने सीखा, आगे बनाया, सुधार किया, और आज एयरबीएनबी एक ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है जिसके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये है लीन स्टार्टअप का जादू। छोटा बनाओ, जल्दी सीखो, लगातार सुधार करो। इसी कॉन्सेप्ट को एरिक रीस MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहता है, यानी वह सबसे छोटा, सबसे सरल और न्यूनतम सक्षम प्रोडक्ट जो यह टेस्ट कर सके कि ग्राहक वास्तव में आपकी पेशकश को चाहता है या नहीं। MVP का मतलब घटिया गुणवत्ता नहीं होता, इसका मतलब होता है उतना ही बनाओ जितना सीखने के लिए जरूरी है, न उससे कम न ज्यादा। जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपको तुरंत बड़ी जगह, भारी इंटीरियर और बड़ी टीम की जरूरत नहीं। आप घर से खाना बनाकर 10 से 20 ग्राहकों को डिलीवर करके ये टेस्ट कर सकते हैं कि लोग आपके स्वाद, मूल्य और सेवाओं को पसंद करते हैं या नहीं। अगर आप एक ऐप बनाना चाहते हैं तो आपको तुरंत पूरा ऐप बनाने की जरूरत नहीं। आप एक साधारण लैंडिंग पेज बना सकते हैं और देख सकते हैं कि लोग साइन अप करना चाहते हैं या नहीं। MVP आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका बिजनेस आइडिया वास्तविकता में काम कर सकता है या नहीं। यही कारण है कि लीन स्टार्टअप फाउंडर्स को एक्शन ओवर असम्पशन की सलाह देता है, यानी काम करके सीखो, सोचकर नहीं। दूसरी बड़ी सीख यह है कि स्टार्टअप का उद्देश्य तेजी से सीखना है, न कि जल्दी स्केल करना। स्केलिंग गलत समय पर करने से बिजनेस बर्बाद हो जाता है। कई कंपनियां पैसे जुटाती हैं,
बहुत सारे विज्ञापन चलाती है, मार्केटिंग में भारी पैसा खर्च करती है, लेकिन उनका प्रोडक्ट अभी ग्राहकों के असली दर्द या जरूरत को हल नहीं करता और इसीलिए कंपनी तेजी से बढ़कर तेजी से गिर जाती है। इस स्थिति को एरिक प्रीमैच्योर स्केलिंग कहता है और ये स्टार्टअप फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। लीन स्टार्टअप कहता है, पहले सीखो, फिर बनाओ, फिर बढ़ाओ। स्टार्टअप एक प्रयोगशाला की तरह होता है, जहां हर फीचर, हर निर्णय, हर मार्केटिंग कदम एक परीक्षण होता है और इस परीक्षण का उद्देश्य ये समझना है कि क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब सीखने का आधार है डेटा, नॉट असम्पशंस। भावनाएं, उम्मीदें स्टार्टअप बनाने में प्रेरणा तो देते हैं, लेकिन फैसले डेटा पर होने चाहिए। इसलिए लीन स्टार्टअप में मैट्रिक्स का बहुत महत्व है, लेकिन यह भी जरूरी है कि गलत मैट्रिक्स पर ध्यान ना दिया जाए। एरिक उन्हें वैनिटी मैट्रिक्स कहता है, जैसे ऐप डाउनलोड, वेबसाइट विजिट, लाइक, फॉलोअर्स। ये सब देखने में अच्छा लगता है, लेकिन बिजनेस के असली स्वास्थ्य को नहीं बताते। असली मैट्रिक्स है रिटेंशन, रिपीट यूसेज, कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू, कन्वर्शन रेट। यानी लोग क्या वापस आ रहे हैं, क्या वे बार बार उपयोग कर रहे हैं और क्या वे वास्तव में भुगतान करने को तैयार हैं। अगर लोग वापस नहीं आ रहे तो प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है और इस फीडबैक को समझकर बदलाव करना होता है। इसी बदलाव को पिवट कहा जाता है, यानी दिशा बदलना लेकिन लक्ष्य वही रखना। पिवट का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि सीख के आधार पर रास्ता बदलना। इंस्टाग्राम शुरू में एक चेक इन प्लस गेमिंग ऐप था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ फोटो शेयरिंग वाले फीचर का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने पिवट किया, बाकी सब हटा दिया और सिर्फ फोटो शेयरिंग पर ध्यान दिया और इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म बन गया। यह पिवट की ताकत है, सीखा, समझा और सही दिशा में मुड़ गए। लीन स्टार्टअप कहता है, असल जीत उस फाउंडर की होती है जो ईगो नहीं, डेटा सुनता है। यही एक बिजनेस को सफल बनाता है, लगातार सीखना, झुकना, बदलना और सुधारना। और यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मार्केट, ग्राहक, तकनीक सब हर दिन बदल रहे हैं। एरिक रीज बताता है कि स्टार्टअप की असली ताकत उसकी क्षमता में है कि वह कितनी तेजी से सीख सकता है, क्योंकि स्टार्टअप ऐसा जहाज होता है जो समुद्र में चलते चलते ही बनाया जा रहा होता है। आप उसके ब्लूप्रिंट को तब तक नहीं जानते जब तक आप उसे पानी में दौड़ते हुए नहीं परखते। और यही कारण है कि एक उद्यमी का सबसे बड़ा हथियार कोई आइडिया, पैसा या टीम नहीं होता, बल्कि उसकी सीखने की गति होती है। और इस सीखने की प्रक्रिया को एरिक एक शब्द देता है, वैलिडेटेड लर्निंग, यानी ऐसी सीख जो सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि असल ग्राहकों की प्रतिक्रिया से आती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक नया हेल्थ ट्रैकिंग ऐप बनाते हो और सोचते हो कि लोग उसे पसंद करेंगे, तो यह सिर्फ आपकी कल्पना है। लेकिन जब आप 50 यूजर्स को ऐप का एक बेहद साधारण संस्करण इस्तेमाल करवाते हो और देखते हो कि कौन से फीचर्स वे बार बार यूज करते हैं और क्या अनदेखा करते हैं, तब आपको वास्तविकता समझ आती है। और यह वैलिडेटेड लर्निंग ही उस भ्रम को तोड़ती है कि हम क्या सोचते थे और असल में दुनिया क्या चाहती है। लेकिन अधिकतर स्टार्टअप्स इस असुविधाजनक सच्चाई का सामना करने से डरते हैं। वे महीनों या सालों तक एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन जब लॉन्च होता है तो पता चलता है कि कोई उसे चाहता ही नहीं। जैसे कोडक ने डिजिटल कैमरा बनाने का मौका होते हुए भी उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी फिल्म बिजनेस पर असर पड़ेगा। और वही मौका दूसरी कंपनियों ने उठाया और कोडक का वर्चस्व खत्म हो गया। इसलिए एरिक कहता है कि आइडिया को परफेक्ट बनाने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि आइडिया को बाजार में ले जाओ और वहां से मिल रही प्रतिक्रिया के आधार पर उसे इवॉल्व करो। और यही वह जगह है जहां आता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP, यानी प्रोडक्ट का सबसे छोटा, सबसे बेसिक लेकिन टेस्ट करने योग्य संस्करण। उदाहरण के लिए, एयरबीएनबी ने शुरुआत में कोई ऐप, वेबसाइट, हाई स्केल सिस्टम नहीं बनाया था। उन्होंने बस अपने घर का एक कमरा किराए पर देने के लिए साधारण तस्वीरें और एक बेसिक वेब पेज बनाया, ताकि देखा जा सके कि क्या लोग सच में इसके लिए पैसे देंगे। ड्रॉपबॉक्स ने शुरुआत में असली प्रोडक्ट बनाने की बजाय सिर्फ एक सरल वीडियो बनाया जिसमें दिखाया गया कि ड्रॉपबॉक्स कैसे काम करेगा, और लोग बिना किसी असली सॉफ्टवेयर को हाथ लगाए
उस आइडिया से प्रभावित होकर साइन अप करने लगे। और इस तरह ड्रॉप बॉक्स को यह भरोसा हुआ कि लोग इस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं। यह है एमवीपी की शक्ति। एमवीपी आपको असफल होने से नहीं रोकता, बल्कि एक छोटे स्तर पर असफल होने देता है, ताकि आप बड़े नुकसान से बच सको। ठीक वैसे ही जैसे एक इंजीनियर एक बड़े पुल को बनाने से पहले उसका छोटा सा मॉडल बनाता है ताकि कमजोरियां पता चले, लेकिन जिद्दी उद्यमी सोचता है कि वह सीधे पुल बना देगा और फिर पता चलेगा कि उसकी नींव ही कमजोर थी। इसलिए हर स्टार्टअप का लक्ष्य होना चाहिए कि वह बिल्ड डैशबोर्ड, मेजर, लर्न के चक्र को जितनी तेजी से संभव हो उतनी तेजी से दोहराए। यानी पहले कुछ बनाओ, फिर उसकी परफॉर्मेंस मापो और फिर उससे सीखो कि अब आगे क्या बदलना है। यह चक्र सिर्फ एक बार नहीं चलता, बल्कि बार बार तब तक चलता है जब तक बाजार आपको यह संकेत नहीं देता कि आपने सही दिशा पकड़ ली है। और यह प्रक्रिया हमेशा सीधी नहीं होती। कई बार आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप वहीं खड़े हो। इसीलिए एरिक एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है, पिवट, यानी दिशा बदलना लेकिन उद्देश्य वही रखना। जैसे यूट्यूब ने शुरुआत एक डेटिंग वीडियो प्लेटफॉर्म के रूप में की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग डेटिंग वीडियो नहीं बल्कि सामान्य वीडियो अपलोड और शेयर करते हैं, तो उन्होंने पिवट किया और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म बना लिया। इसी तरह इंस्टाग्राम पहले एक चेक इन लोकेशन शेयरिंग ऐप था, लेकिन जब फाउंडर्स ने देखा कि लोग सिर्फ उसकी फोटो शेयरिंग फीचर में रुचि दिखा रहे हैं, तो उन्होंने पूरा ऐप सिंप्लीफाई कर दिया और सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस किया। और आज इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से है। पिवट कोई हार नहीं है, पिवट वह साहस है जिसमें आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और नए रास्ते पर चलते हो। सबसे दुखद बात यह है कि बहुत से उद्यमी पिवट के समय को पहचान नहीं पाते। वे अपने आइडिया से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और सोचते हैं कि दुनिया गलत है और खुद सही। लेकिन स्टार्टअप की दुनिया में वास्तविकता को स्वीकार करने वाला जीवित रहता है और जिद में अंधा होने वाला खत्म हो जाता है। और इस पूरे सिस्टम में सबसे कठिन काम है अपनी टीम, निवेशक, कर्मचारियों और खुद को समझाना कि सीखना ही असली जीत है। सिर्फ काम करना नहीं, सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि सही दिशा में सीखना मायने रखता है। और यही बिजनेस स्ट्रैटेजी को एक एक्सपेरिमेंटेशन कल्चर में बदल देता है, जहां हर फीचर, हर खर्च, हर विज्ञापन, हर प्रोडक्ट अपग्रेड एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह होता है, जिसके पीछे एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस होती है। और आपको खुद से यह ईमानदार सवाल पूछना होता है, क्या यह चीज हमें यह सीखने में मदद करेगी कि ग्राहक क्या चाहता है? अगर जवाब हाँ है तो करो, अगर नहीं है तो छोड़ दो, चाहे वह आइडिया कितना भी चमकदार क्यों न लगे। स्टार्टअप चलाना सिर्फ नई चीजें बनाने का खेल नहीं, बल्कि ये समझने का खेल है कि कौन सी चीजें नहीं बनानी है, क्योंकि संसाधन, समय, पैसा और ऊर्जा सीमित होती है। और यही जगह है जहां इनोवेशन अकाउंटिंग की अवधारणा आती है। यानी आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी प्रगति को कैसे मापा जाए। लेकिन ध्यान रहे, प्रगति का मतलब बिजनेस कार्ड छपवाना, ऑफिस लेना, फर्नीचर खरीदना या एक बड़ा टीम बनाना नहीं होता। ये सब दिखने में बड़ी चीजें लगती हैं, लेकिन असल में ये स्टार्टअप की मौत के रास्ते पर पहला कदम होते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रगति ग्राहक से प्राप्त डेटा और वास्तविक व्यवहार में होती है। उदाहरण के लिए मान लो आपने एक ई-कॉमर्स साइट बनाई है और उसमें आप यह माप रहे हो कि कितने लोग वेबसाइट पर आए, लेकिन असली केपीआई ये होना चाहिए कि कितने लोगों ने वस्तुतः खरीदारी की, कितने लोग दोबारा लौटे, कितने लोगों अपने दोस्तों को इसकी सलाह दी। असली प्रगति हमेशा ग्राहक के व्यवहार में होती है, ना कि दिखावे में। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे वैनिटी मैट्रिक्स पर ध्यान देते हैं, अर्थात ऐसी संख्या जो देखने में अच्छी लगती है पर किसी वास्तविक निर्णय का आधार नहीं बन पाती, जैसे व्यूज, लाइक्स, डाउनलोड्स। लेकिन इनका ग्राहक के इरादे से कोई संबंध नहीं होता, जबकि एक्शनेबल मैट्रिक्स वे होते हैं जो वास्तविक बिजनेस निर्णय में मदद करते हैं, जैसे कन्वर्शन रेट, रिटेंशन रेट, लाइफ टाइम वैल्यू, कॉस्ट पर एक्विजिशन। और जब आप इन्हें ट्रैक करते हो तो आपको साफ दिखाई देता है कि आपका स्टार्टअप आगे बढ़ रहा है या जगह पर खड़ा है।
और जब आपको यह सच्ची तस्वीर दिखती है तभी आप सही समय पर पिवट या परसिवियर यानी बदलाव करें या उसी रास्ते पर आगे बढ़ें यह तय कर सकते हैं। और यही वह बिंदु है जहां भावनाएं और डेटा आमने सामने खड़े होते हैं। उद्यमी अक्सर अपने विचार से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। वे चाहते हैं उनका बनाया हुआ सफल हो, लेकिन बाजार भावनाओं से नहीं चलता। बाजार वास्तविक मांग पर चलता है। और इसलिए एरिक यह बार बार कहता है कि निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा से लिए जाने चाहिए। जैसे नेटफ्लिक्स ने अपने बिजनेस मॉडल को बार बार बदला। पहले डीवीडी रेंटल बाय मेल, फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल, फिर स्ट्रीमिंग मॉडल, फिर ओरिजिनल कंटेंट मॉडल, और आज नेटफ्लिक्स सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि कंटेंट की दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। यही सीख है कि स्टार्टअप को रिजिड नहीं होना चाहिए। उसे जीवित और सांस लेने वाला जीव समझो, जो वातावरण के अनुसार बढ़ता है, बदलता है, दिशा समायोजित करता है, और इसी प्रक्रिया में असफलता एक अटूट साथी है। असफलता से डरने वाला उद्यमी कभी बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि असफलता आपको यह बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा और आपको किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। यह एक मार्गदर्शक है, रुकावट नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि समाज असफलता का सम्मान नहीं करता। परिवार, दोस्त, समाज, हर कोई सफलता की उम्मीद करता है, और यही दबाव उद्यमी को झूठ बोलने, वास्तविक डेटा छुपाने और खुद से भी सच्चाई छुपाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन द लीन स्टार्टअप सिखाता है कि सच्चाई से भागो नहीं, उसे मापो, उसे समझो और उसे अपने व्यावसायिक निर्णय का केंद्र बनाओ, क्योंकि पारदर्शिता ही वह ताकत है जो आपको बदलने की हिम्मत देती है। इसलिए जब आप बिल्ड, मेजर, लर्न चक्र को दोहराते हो और इनोवेशन अकाउंटिंग के जरिए अपनी प्रगति को मापते हो, तो आप वास्तव में स्टार्टअप को एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला की तरह चलाते हो, जहां हर कदम अनुभव पर आधारित होता है, न कि सिर्फ उम्मीद पर। और इस प्रक्रिया में टीम की मानसिकता का बदलना सबसे महत्वपूर्ण है। टीम को यह समझाना कि हमारा काम तेज काम करना नहीं है, हमारा काम सही दिशा में काम करना है। इस मानसिकता को लाना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया मेहनत की पूजा करती है, लेकिन परिणामों की गुणवत्ता मेहनत की दिशा पर निर्भर करती है, और दिशा सिर्फ सीखने से मिलती है। और इसलिए एक अच्छा संस्थापक वह नहीं होता जो ज्यादा बोलता है या ज्यादा जानता है, बल्कि वह होता है जो ज्यादा सुनता है, ज्यादा निरीक्षण करता है, ज्यादा प्रश्न पूछता है और लगातार सीखता है। धीरे धीरे स्टार्टअप एक ऐसी संस्कृति विकसित करता है जहां लोग गलती करने से नहीं डरते, प्रयोग करने से नहीं डरते और सच्चाई को देखने से नहीं डरते। और यही वह संस्कृति है जो एयरबीएनबी, स्पेसएक्स, स्ट्राइप, टेस्ला, फ्लिपकार्ट, ज़ेरोधा जैसी कंपनियों को भीड़ से अलग करती है, क्योंकि उन्होंने अपने सीखने की गति को अपनी असली ताकत बनाया। अब जब लीन स्टार्टअप का ढांचा मजबूत हो चुका है, एरिक रीज एक और गहरी सच्चाई पर जोर देता है कि स्टार्टअप सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम होता है जो लगातार अनिश्चितता में काम करता है, और इसलिए उसे साधारण बिजनेस नियमों से नहीं चलाया जा सकता। पारंपरिक कंपनियां अनुमान और ऐतिहासिक डेटा पर चलती है, लेकिन स्टार्टअप्स के पास इतिहास नहीं होता, वे भविष्य को बनाने निकलते हैं। और यहां सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट और स्मॉल बैचेस का सिद्धांत, यानी बड़े बड़े लॉन्च की बजाय छोटे छोटे लगातार अपडेट्स। जैसे व्हाट्सएप के शुरुआती दिनों में टीम ने हर दिन, कभी कभी दिन में कई बार ऐप को अपडेट किया, क्योंकि वे ये नहीं जानते थे कि कौन सा फीचर लोगों को पसंद आएगा और कौन सा अनावश्यक है। और इस छोटे छोटे सुधार की प्रक्रिया ने ही व्हाट्सएप को दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग ऐप बना दिया। जबकि अगर वे एक विशाल, परफेक्ट ऐप बनाने में सालों लगा देते, तो शायद उस समय तक टेलीग्राम, वीचैट या अन्य कोई ऐप बाजार पर कब्जा कर चुका होता। इसलिए लीन स्टार्टअप का मूल सार यही है कि परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं, बल्कि इवॉल्विंग प्रोडक्ट बनाओ जो बाजार के साथ सीखता है और बदलता है। और यह करने के लिए सबसे जरूरी होता है फीडबैक लूप, यानी ग्राहकों की आवाज को अपने सिस्टम के केंद्र में रखना। लेकिन बहुत से संस्थापक ग्राहकों की सुनते नहीं, वे अपने विचारों से प्यार करने लगते हैं और ग्राहक की आलोचना को अपमान समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ग्राहक की शिकायतें ही प्रोडक्ट के भविष्य की दिशा बताती है। जैसे नेटफ्लिक्स ने अपने रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को तब बेहतर किया
जब ग्राहक बार बार कहने लगे कि उन्हें अपनी पसंद की फिल्में ढूंढने में समय लग रहा है। Amazon ने अपने डिलीवरी सिस्टम को तब सुधारा जब ग्राहक तेज डिलीवरी की मांग करने लगे। Zomato ने अपने UI को तब सिंप्लीफाई किया जब लोग शिकायत करने लगे कि ऐप में बहुत विकल्प है और क्लटर है। यानी हर बड़ी कंपनी ने ग्राहकों की आवाज को गंभीरता से लिया। अब बात आती है टीम की। लीन स्टार्टअप मानसिकता को टीम में लाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर लोग सेफ्टी और स्टेबिलिटी पसंद करते हैं। वे स्पष्ट एसओपी, निर्देश और निश्चित परिणाम चाहते हैं, जबकि स्टार्टअप अनिश्चितता और प्रयोग पर आधारित होता है। इसीलिए एक संस्थापक का सबसे महत्वपूर्ण काम है टीम को यह सिखाना कि असफलता कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि सीखने का सबसे कीमती अवसर है। यहां गूगल की संस्कृति को देखें। उन्होंने अपने कर्मचारियों को 20% टाइम रूल दिया, जिसमें उन्हें हफ्ते का एक हिस्सा अपनी पसंद की एक्सपेरिमेंटल आइडियाज पर खर्च करने की अनुमति थी। इसी से जीमेल बना, इसी से गूगल न्यूज़ बना, इसी से एडसेंस का मॉडल इवॉल्व हुआ। यानी आज की सबसे बड़ी सफलता उन प्रयोग की कोख से निकली जिसे लोग खेल या जोखिम कहकर नजरअंदाज करते। लीन स्टार्टअप यही सिद्धांत अपनाता है कि हर विचार को छोटे प्रयोग के रूप में परखो और फिर देखें कि वह वास्तविकता में कैसा चलता है, और अगर वह नहीं चलता तो उसे छोड़ दो, बिना पछतावे, बिना भावनात्मक जुड़ाव, क्योंकि आपका लक्ष्य आइडिया को बचाना नहीं है, व्यवसाय को सही दिशा देना है। और इस दिशा में आने वाली हर रुकावट, हर असफलता, हर पिवट एक स्वाभाविक हिस्सा है, न कि कोई दुर्घटना। और जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ता है, संरचना, प्रक्रियाएं और विभाग जुड़ते हैं, तब एक नया खतरा सामने आता है। ब्यूरोक्रेसी, यानी नियमों का बोझ, मंजूरियों का जाल, बैठकों का भ्रम। और यह वह बिंदु है जहां कंपनियां धीमी मरने लगती है। इसलिए एरिक कहता है कि स्केलेबिलिटी का मतलब है कंपनी को बड़ा करते वक्त उसकी सीखने की गति को धीमा न होने देना। और इसके लिए आवश्यक है कि नेतृत्व की भूमिका केवल आदेश देना नहीं, बल्कि दिशा तय करना हो, विजन देना हो, और सबसे महत्वपूर्ण, टीम को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना हो। क्योंकि अगर हर छोटा निर्णय सीईओ करेगा तो कंपनी कभी बड़ी नहीं बन सकती। असली नेता वह होता है जो विजन सेट करता है, टीम को ओनरशिप देता है और डेटा ड्रिव संस्कृति को सिस्टम में स्थापित करता है। और जब ये सब एक साथ आता है, MVP, बिल्ड, मेजर, लर्न, पिवट, इनोवेशन अकाउंटिंग, कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, फीडबैक कल्चर, एम्पावर्ड टीम्स, तब एक स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी नहीं रहता, वह एक जीवित, सीखता हुआ, विकसित होता हुआ जीव बन जाता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। लीन स्टार्टअप का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है ग्रोथ इंजन, यानी स्टार्टअप कैसे लगातार और स्थिर रूप से बढ़ता है। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट बनाना और उसे ग्राहकों तक पहुंचाना ही काफी नहीं है। असली चुनौती है कि ग्राहक वापस आए, जुड़े रहें और अपने नेटवर्क में आपके प्रोडक्ट की सिफारिश करें। और इसी वजह से एरिक 3 प्रकार के ग्रोथ इंजन्स का जिक्र करता है: स्टिकी ग्रोथ, वायरल ग्रोथ और पेड ग्रोथ। स्टिकी ग्रोथ का मतलब है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिसे उपयोगकर्ता छोड़ना नहीं चाहते। जैसे व्हाट्सएप, जहां एक बार व्यक्ति जुड़ता है तो वह लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि उसके रिश्ते और उसका सोशल सर्कल वहीं होता है। इसी तरह नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म इस सिद्धांत पर चलते हैं कि एक बार व्यक्ति उनकी आदत बना लेता है तो बिना उनके रहना मुश्किल हो जाता है। यानी रिटेंशन ही यहां ग्रोथ है। फिर आता है वायरल ग्रोथ, जिसका मूल आधार होता है कि उपयोगकर्ता खुद ही नए उपयोगकर्ताओं को लेकर आते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति फोटो अपलोड करता है, दूसरे को टैग करता है, वह व्यक्ति अकाउंट बनाता है और धीरे धीरे यह नेटवर्क फैलता जाता है। यही मॉडल यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स की रीढ़ रहा है। इसमें कंपनी को मार्केटिंग पर बहुत पैसा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि लोग खुद ही सिस्टम को बढ़ाते हैं। तीसरा है पेड ग्रोथ, यानी कंपनी अपने ग्राहक खरीदती है। जैसे स्विगी, ज़ोमैटो, उबर ने शुरुआती दिनों में भारी डिस्काउंट और ऑफर्स देकर यूजर बेस खड़ा किया। लेकिन एरिक चेतावनी देता है कि पेड ग्रोथ को कभी भी मुख्य ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट वास्तव में मूल्यवान नहीं है तो पैसा बंद होते ही ग्रोथ रुक जाएगी।
इसलिए असली लक्ष्य यह होना चाहिए कि ग्राहक या तो खुद लौटें, रिटेंशन, या दूसरों को लाएं, रेफरल्स। और यही लीन ग्रोथ का असली सार है। लेकिन ग्रोथ केवल मार्केटिंग की वजह से नहीं होती। ग्रोथ का मूल है प्रोडक्ट मार्केट फिट, यानी बाजार वह चीज सच में चाहता हो जो आप बना रहे हैं, और इस अवस्था को पहचानना बेहद महत्वपूर्ण है। मार्क एंड्रीसन कहता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब है बाजार आपसे आपका प्रोडक्ट छीन लेने को तैयार हो, यानी ग्राहक इतने उत्साहित हों कि वे बार बार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, दूसरों को उसकी सिफारिश करें, और आपके बिना रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन इससे पहले की अवस्था वह होती है जहां स्टार्टअप संघर्ष करता है, खुद को समझने में, दिशा बदलने में, और यह तय करने में कि असल में वह किन समस्याओं को हल कर रहा है। इस चरण में कई स्टार्टअप टूट जाते हैं क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं। लेकिन लीन स्टार्टअप कहता है कि इस दौर में जल्दबाजी नहीं, बल्कि निरंतर प्रयोग और सीख जरूरी है। और अब अगर हम यह देखें कि टेस्ला, स्पेसएक्स, ओला इलेक्ट्रिक, ज़ेरोधा, ओयो, रेजरपे जैसी कंपनियां कैसे बढ़ी, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने शुरुआती संघर्ष के समय में सीखने की प्रक्रिया को नहीं छोड़ा। उन्होंने डेटा को सुना, ग्राहक को समझा, और अपने सिस्टम को लगातार सुधारा। लीन स्टार्टअप यह भी सिखाता है कि ग्राहक वह नहीं कहता जो वह चाहता है, वह सिर्फ व्यवहार से यह दिखाता है कि वह क्या चाहता है। इसलिए सर्वे, प्रश्नावली और राय लेना उपयोगी है, लेकिन उससे ज्यादा उपयोगी है यह देखना कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट का उपयोग कैसे करता है। उदाहरण के लिए, फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी इसलिए लॉन्च किया क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत में लोग ऑनलाइन भुगतान पर भरोसा नहीं करते। यह सर्वे से नहीं, बल्कि ग्राहकों के व्यवहार और हिचकिचाहट को देखने से पता चला। यही लीन थिंकिंग है। वास्तविकता को देखो, उसे मापो, उसे समझो, और फिर निर्णय लो। और जैसे किसी जीव के विकास में अनुकूलन और चयन होता है, वैसे ही स्टार्टअप भी विकसित होता है। और इस पूरे सिस्टम का अंतिम सत्य यही है कि स्टार्टअप बनाना भाग्य नहीं, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आप आइडिया नहीं बल्कि सीखने को प्राथमिकता देते हैं, दिशा को खुला रखते हैं, और ग्राहक के व्यवहार को अपना गुरु मानते हैं। और जब यह मानसिकता मजबूत हो जाती है, तो फिर स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम बन जाता है, जो चाहे कितनी भी अनिश्चित स्थितियां आए, फिर भी रास्ता ढूंढ ले पाए। लीन स्टार्टअप की पूरी यात्रा में एरिक रीज एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या करता है, कॉर्पोरेट इनोवेशन। यानी जब कंपनी बड़ी हो जाती है, तब भी उसे स्टार्टअप की तरह प्रयोग करते रहने की क्षमता कैसे बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि असल में कंपनियां मरती नहीं हैं क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। वे मरती है क्योंकि वे सीखना बंद कर देती हैं। वे प्रक्रियाओं, मंजूरियों, पदों और अहंकार के बोझ से दब जाती हैं, और वह फुर्ती खो देती हैं जो शुरू में उनकी असली ताकत थी। उदाहरण के तौर पर, नोकिया एक समय दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी। उनके पास पैसे, संसाधन, लोग, बाजार, सब कुछ था। लेकिन वे ये नहीं सीख पाए कि ग्राहक क्या चाहता है। लोग सिर्फ कीपैड फोन नहीं, बल्कि इंटरनेट सक्षम टच फोन चाहते हैं। और जब आईफोन आया, नोकिया प्रबंधन ने उसे हल्के में लिया, सोचा यह एक खिलौना है। लेकिन असल में यह परिवर्तन की लहर थी, और जो कंपनियां परिवर्तन की लहरों की आवाज नहीं सुनती, वे डूब जाती हैं। यही कारण है कि लीन स्टार्टअप सिर्फ नए व्यवसायों के लिए नहीं है, यह हर उस संगठन के लिए है जो भविष्य में जीवित रहना चाहता है। और इसलिए एरिक कहता है कि बड़ी कंपनियों के भीतर छोटे छोटे स्टार्टअप यूनिट बनाने चाहिए, जिन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, तेजी से प्रयोग करने की क्षमता हो, और जिन्हें कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से अलग रखा जाए। गूगल ने यही किया। उन्होंने एक्स मूनशॉट लैब बनाई, जहां सेल्फ ड्राइविंग कार्स, डिलीवरी ड्रोन्स और स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज जैसे विचार पैदा हुए। Amazon ने AWS को एक आंतरिक टूल से दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंपनी में बदल दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI में निवेश कर नई AI लहर को अपनाया। नेटफ्लिक्स ने DVD से स्ट्रीमिंग में पिवट कर इतिहास बदल दिया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन संगठनों के पास केवल संसाधन नहीं, बल्कि सीखने की संस्कृति थी। और यह सीखने की संस्कृति का दिल है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, यानी ऐसा वातावरण जहां टीम के सदस्य गलती करने से न डरें,
सत्य बोलने से न डरें और प्रयोग करने को प्रोत्साहित हों। लेकिन अगर संगठन में नेता असफलता के लिए डांटता है तो वह कोई नवाचार नहीं जन्म ले सकता, क्योंकि इनोवेशन हमेशा रिस्क से आता है और रिस्क हमेशा असफलता की संभावना लेकर आता है। इसलिए एरिक कहता है कि नेता का मुख्य काम यह नहीं है कि वह उत्तर दे, नेता का मुख्य काम है सही प्रश्न पूछना, दिशा तय करना और यह सुनिश्चित करना कि टीम के पास प्रयोग करने की आज़ादी है। क्योंकि अगर एक कंपनी में निर्णय ऊपर बैठे कुछ लोग लेने लगते हैं और नीचे के लोग सिर्फ निर्देश मानने लगते हैं, तो वह कंपनी हार चुकी होती है। क्योंकि असल समझ, असल सच्चाई, असल डेटा हमेशा मैदान में होता है, ऑफिस की बैठकों में नहीं। और लीन स्टार्टअप इस फर्क को बहुत स्पष्ट रूप से समझता है। वह कहता है कि इनोवेशन कभी भी पावर या डेजिग्नेशन से नहीं आता। इनोवेशन हमेशा ऑब्जर्वेशन और रेपिटेशन से आता है, यानी बार बार प्रयोग करने से, जिससे छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर एक दिन बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। और यह वही प्रक्रिया है जिसने स्पेसएक्स को रॉकेट रीयूज करने की क्षमता दी, टेस्ला को बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में बढ़त दी, बाइजूस को एडटेक मार्केट में शुरुआत में लाभ दिया और ज़ेरोधा को ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक शांत लेकिन स्थिर क्रांति लाने में मदद की। यानी लीन स्टार्टअप सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, यह एक मानसिकता है जो कहती है कि सीखो, बदलो, आगे बढ़ो। और यही वह मानसिकता है जो एक विजन को इतिहास में बदल देती है।